गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। डाटा आर एवरीवेयर। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज टू मेक मैनी डिसीजन दैट अफेक्ट आवर लाइफ्स। नो मैटर what your career, you will make professional decision that involve data. An understanding of statistical method will help you make these decision effectively. मतलब ये है कि हम चाहे जिस फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, हमको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। डाटा रॉ मटेरियल होते हैं, सिर्फ वो नंबर के फिगर्स होते हैं। हम उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उनका एनालिसिस करेंगे, ये सब स्टैटिस्टिक्स में आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डाटा लेंगे तो डाटा का कोई यूज नहीं रह जाएगा जब तक हम उसको सिंगल फिगर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आज मैं इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। अब हम जानेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट की इस बिजनेस वर्ल्ड में, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सब बीकॉम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आखिर क्या क्या यूज है जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, उसकी अप्रोच आखिर किस किस जगह पर यूज कर सकते हैं। फाइनेंस एक ऐसा टर्म है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे जो दूसरा मार्केटिंग हो। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमको ये मालूम चलता है कि आखिर हमें कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, या किस तरह की स्ट्रैटेजी लगानी है, किस तरह की सेल्स करना है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केटिंग में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी जाती है कि आखिर हमें कितनी सेल्स करनी है, हमारी प्रीवियस सेल्स क्या थी, आगे क्या करना है, इस तरह की चीज़ें। पर्सनल में ये हो सकता है कि हम लोग कुछ अपने से रिलेटेड करें, अपने आस पड़ोस से, या सोशल स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डेली रूटीन ऑफ बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल आखिर है क्या। द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। जैसा कि हम पहले ये जान चुके हैं कि डाटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। अकेले डाटा का हम कुछ नहीं कर सकते जब तक डाटा हमको सिंगल फिगर में ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी स्टडी करेंगे तो हमारे पास असीमित डाटा होगा, इन्फिनाइट नंबर पे डाटा होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे कि आखिर क्या क्या सोर्स रहेंगे, कहाँ से हमको डाटा कलेक्ट करना है, उनको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो सिस्टमेटिक लगे। इसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसका इंटरप्रेट करेंगे कि आखिर किस जगह पर उसका यूज़ करना है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में होता है कि हम डाटा मैनिपुलेट करेंगे कुछ इस तरह ताकि वो हम लोगों पे यूज आ सके, सो दैट यूजफुल डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स। ठीक है, ताकि इनसे स्टैट्स से हम लोग रिजल्ट निकाल सकें। सो स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे। अभी तक हम डाटा के लिए पढ़ रहे थे कि डाटा रॉ होता है, जो इनोमिनेटर होते हैं वो डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं सब हम जानते हैं। उसके पास डाटा रॉ होता है, वो इतने ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं होते हैं कि वो उनका कुछ कर सके। ठीक है, तो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि एक जनरल सेंस, एक लेमैन इंसान इसको डाटा को नहीं समझ पाएगा। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकालते हैं। पॉपुलेशन मतलब होल यूनिवर्स, जिससे हमको सैंपल लेना है। सैंपल मीन्स एक पोर्शन, पॉपुलेशन का एक पार्ट जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, इसमें पॉपुलेशन शो करी गई है कि सारे डायग्राम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ सैंपल ले लिया। सैंपल ऐसा होना चाहिए कि पूरे में स्कैटर करा हुआ हो, कहीं पर्टिकुलर सेंटर ना हो, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है डिफेक्टिव हो जाए या बायस करे, वो एक बेहतर इमेज ना दे सके हमको। इसके बाद इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेशन होता है कि हम लोग कुछ सैंपल मीन वगैरह यूज़ करके उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग क्लेम करते हैं कि आखिर इसका मीन इतना होगा। हाइपोथेसिस में हम एक अनुमान लगाते हैं, एक सपोज करते हैं कि आखिर इतना होगा। इसके आगे सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग दो तरह की होती है। सैम्पलिंग जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि सैम्पलिंग हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल्स निकालते हैं, तो दो तरह की होती है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट क्या होती है कि जब हम लोग कोई कैंडी बॉल वगैरह से निकालते हैं इस तरह से, और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, लॉटरी टिकट वगैरह निकालते हैं। जब हम उसको निकालते हैं तो एक निकालने के बाद हम उसको छोड़ के बाकी काउंट करते हैं। कुछ इस तरह से इन दोनों का डिफ्रेंशिएट। एक में क्या है, हम लोग रिप्लेस करते हैं, एक में रिप्लेस नहीं करते हैं। इसके बाद है सैम्पलिंग मेथड।
अब आखिर सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं? एक होता है रैंडम। रैंडम मतलब होता है कि हम लोग अचानक से निकालें और सबकी पॉसिबिलिटी एक जैसी हो, कि पूरे पॉपुलेशन में सैंपल निकालने की पॉसिबिलिटी एक जैसी हो। नॉन रैंडम क्या होता है? द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग कॉजेज सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सैम्पल में नॉट बी लार्ज इनफ फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर मीन्स ये होता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन से एक स्मॉल सैंपल लेंगे, इसका ये मतलब होता है कि वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और बायस्ड हो जाएगा, वो इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं रहेगा। इसलिए इसमें बोला गया है कि लार्ज इनफ होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। फैक्टर नॉट रिलेटेड टू द सैम्पलिंग प्रोसेस कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अ डिफेक्टिव काउंटिंग डिवाइस कैन कॉज अ नॉन सैम्पलिंग एरर। डिफेक्टिव, अगर हम किसी कैलकुलेटर से या किसी ऐसी डिवाइस से कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाए, तो वो भी एक डिफेक्टिव काउंटिंग होगी, वो भी एक नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग के आखिर मेथड कौन कौन से होते हैं? सिंपल रैंडम सैंपल, ऐसा सैंपल जिसको हम लोग अचानक से उठाते हैं, जैसे सेम साइज एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर हमको किसी पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करना है तो उसमें सारे सैंपल के आने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो सेम हो। स्ट्रैटिफाइड सैंपल क्या होता है? इसमें हम लोग पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं और सारे ग्रुप से एक एक सैंपल उठाते हैं, या जितनी हम लोग को ज़रूरत हो उतने सैंपल उठाते हैं। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन को हम लोग क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, इसका पूरा का पूरा एक क्लस्टर उठाते हैं और उसके सारे एलिमेंट को चेक करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड टेक एवरी पीस ऑफ टर्म फ्रॉम लिस्टिंग द पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक टर्म लेते हैं, इसके बाद सारे के सारे टर्म उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमने अगर शुरुआत में 5 ले लिया, तो इसके बाद 15 लेंगे, फिर 25 लेंगे, फिर इसके बाद 35 लेंगे, कुछ इस तरह से चलता है ये। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा किसी भी तरह होता है, ये सर्वे कर सकते हैं, सेंसस होता है इनका मेथड, प्रेजेंट डाटा टेबल या ग्राफ में कर सकते हैं, पाई चार्ट में कर सकते हैं, हिस्टोग्राम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। समराइज डाटा को एक सिंगल फिगर में लाना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीज़ों को करना, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह निकालना। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिंगल फिगर में करते हैं इसको। इसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है? अब 2 तरह के स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा कहाँ से होता है? ये सीधा इनोमिनेटर सीधा कलेक्ट करता है पॉपुलेशन से, मीन्स ये सीधा रॉ मटेरियल होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है जो प्राइमरी नहीं होता, कुल मिला के हम उसको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, अनपब्लिश्ड डाटा से कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्राइमरी नहीं होता है। इसके बाद A variable is an item of interest that can take on many different numerical values। वेरिएबल क्या होता है? अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम उसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इन दोनों में अब हम डिफरेंस देखेंगे, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? अलग अलग वैल्यूज़ होती है, कांस्टेंट क्या होती है? एक सेम वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसके बाद डाटा भी अब 2 तरह से होते हैं, एक क्वालिटेटिव डाटा, एक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसमें हम लोग क्वालिटी से रिलेट करते हैं, जैसे हेयर कलर क्या हो गया, एथनिक ग्रुप क्या हो गया, लैंग्वेज बेसिस क्या हो गया, कौन स्किल है, कौन सेमी स्किल है, इस तरह से। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है जब हम लोग उसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, ठीक है, या स्पीड हो गई, या कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से। क्वालिटी डाटा में डाइकोटोमिक और पॉलिनोमिक। डाइकोटोमिक होता है जब हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों में बाइफरकेट करते हैं, जैसे अगर हम पूरी पॉपुलेशन को 2 में करें, एक मेल दूसरा फीमेल, ठीक है। पॉलिनोमिक क्या होता है? जिसमें इसके बाद भी करें, जैसे मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, ओल्डर, ठीक है, डायबिटिक नॉन डायबिटिक, कुछ इस तरह से। इसका क्वांटिटी डाटा क्या होता है? क्वांटिटी डाटा होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या होता है? कुछ ग्रुप वगैरह हो सकता है, उस तरह से करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल, वेट और ये सब चीज़ें होता है। नॉर्मली जब हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो डिस्क्रीट मतलब ये होता है जिसकी हम लोग फुल वैल्यू में लिखें, होल नंबर में लिखें, नेचुरल नंबर में लिखें, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है? उसमें डेसिमल पॉइंट में भी आ जाता है, जैसे किसी का वेट हो गया 64.5 हो गया, कुछ इस तरह से। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल आगे पढ़ेंगे, यही जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है इसको समराइज़ करके दिया है। वेरिएबल क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में डाइकोटोमिक, पॉलिनोमिक, ठीक है। इसके बाद उसमें जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, मैरिटल स्टेटस में मैरिड होंगे या अनमैरिड होंगे, ठीक है। इसका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है कि हमने बोला है, जैसे क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन इन फैमिली को हम लोग फैमिलीज़ को हम लोग डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, 1600.10 पैसे, ठीक है। वेट ऑफ द स्टूडेंट 65.10 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल स्केल कौन कौन से हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनको आप देखेंगे तो आप इसको पढ़ के समझ लेंगे। नॉमिनल कंसिस्ट ऑफ कैटेगरीज होती है इनमें, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक इवेंट हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, सिर्फ एक के ही हैपनिंग के चांसेज होते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है, हम लोग कैटेगरी वगैरह में उसको बांटते हैं। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में जब हम लोग इंटरवल के फॉर्म में उसको अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो तो हम सभी ही जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोग डाटा को कुछ इस तरह से वो करते हैं कि एक लेमैन उसको समझ सके। फ्रीक्वेंसी बार दिखाते हैं ताकि लोग आसानी से उसको समझ सके और उसको कंपेयर कर सके, ठीक है, ईयर टू ईयर, आवर टू आवर, या जिस बेसिस में वो करना चाहे। फिर ठीक है, आगे क्या, वेन द रॉ डाटा आर मेजर्ड ऑन अ क्वांटिटिव स्केल आइदर इंटरवल और राशनल कैटेगरीज और क्लासेस must be designed for the data values before a frequency distribution can be formulated। इसमें बताया गया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के पहले हम लोगों को उसको मेज़र करना पड़ेगा रॉ डाटा को। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जैसे पहला पढ़ा है कि रॉ डाटा हम लोगों का कोई यूज़फुल नहीं होता क्योंकि वो लार्ज नंबर होता है। इसके बाद क्या है, चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ के फॉर्म में भी हम लोगों ने बहुत देखा, हिस्टोग्राम देखा, ठीक है, ऑजियो कर्व वगैरह देखे हैं, हिस्टोग्राम देखा। हिस्टोग्राम के विषय में भी क्या, फ्रिक्वेंटली यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट इंटरवल एंड रेशियो डाटा इज ऑफन यूज फॉर इंटरवल एंड रेशियो डाटा। इंटरवल हम लोग को जब शो करना रहता है कि 0 से 10 के बीच कितने नंबर आए या 10 से 20 के बीच कितने नंबर आए, कुछ इस तरह से। The adjacent bars indicate that a numerical range is to be summarized by indicating the frequencies in arbitrary chosen classes, ठीक है। जिस तरह से हम लोग चूज़ करके उसको फ्रिक्वेंसी को शो करते हैं ताकि वो लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद ये एग्जांपल दे दिया गया है हिस्टोग्राम का कि आखिर किस तरह से बनता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, अनदर कॉमन मेथड फॉर ग्राफिकली प्रेजेंटिंग इन ट्रेवल एंड रेशियो डाटा, interval and ratio data. To construct a frequency polygon, mark the frequencies on the vertical axis and the values of the variable being measured on the horizontal axis as with the histogram। जैसा हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, बस मिड पॉइंट लेके हम उसको फ्री हैंड कर्व बना देते हैं ताकि वो हम लोग को एक पॉलीगन की शेप में लगे। जैसा ये दिया गया है, हम लोगों ने जिस तरह हिस्टोग्राम बनाते हैं उसके बस मिड पॉइंट लेके उसमें से कनेक्ट कर देते हैं, इन लाइनों को जोड़ देते हैं आपस में। इसके बाद ऑजियो क्या है, ऑजियो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, इसी को लेस देन या मोर देन, हम लोग फ्रिक्वेंसी को जब लेस देन या मोर देन में वो बांटते हैं तो इसके बाद हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। फिर पाई चार्ट क्या है, द पाई चार्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ डिस्प्लेइंग द परसेंटेज ब्रेकडाउन ऑफ डाटा बाय कैटेगरी। पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को पहले परसेंटेज में बदल देते हैं, फिर परसेंटेज को एंगल के हिसाब से एडजस्ट करके उसको उसमें फिल कर देते हैं। यूजफुल इफ द रिलेटिव साइज ऑफ द डाटा कंपोनेंट आर टू बी एम्फेसाइज्ड। जब हम लोग को डाटा को कंपेयर करके दिखाना होता है, ठीक है, इसमें हम लोग सर्किल में हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि आखिर किसने कितना एरिया कवर कर रखा है। Pie charts also provide an effective way of presenting ratio or interval scale data after they have been organized into category। पाई चार्ट को हम लोग आखिर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल स्केल डाटा को, रेशियो डाटा को, हर तरह के डाटा को हम लोग पाई चार्ट में लगभग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद पाई चार्ट का एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे वेजेस है, रॉ मटेरियल है, शिपिंग है, ओवरहेड है, मिसलेनियस है। अब हम लोग इसमें सीधे सीधे देख सकते हैं जो बड़ा वाला पोर्सन है उसने ज़्यादा कंज्यूम करा है। इसके बाद बार चार्ट क्या है, अनदर कॉमन मेथड फॉर ग्राफिकली प्रेजेंटिंग और nominal and ordinal scale data। One bar is used to represent the frequency for each category। The bars are usually positioned vertically with their bases located on the horizontal axis of the graph। ये जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा हिस्टोग्राम की तरह ही ये भी होता है। बार चार्ट क्या है, बार चार्ट का एग्जांपल एक दे दिया गया है। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार चार्ट में सिर्फ क्या बोलते हैं, सटे सटे रहते हैं, बीच में गैप नहीं होता है, और बार चार्ट में गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। इसका टाइम सीरीज़ ग्राफ क्या है, टाइम सीरीज़ ग्राफ में हम लोग टाइम के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। द टाइम सीरीज़ ग्राफ इज़ अ ग्राफ ऑफ डाटा दैट हैव बीन मेजर्ड ओवर टाइम, ठीक है। टाइम सीरीज़ में हम लोग ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम लोग को डाटा टाइम के बेसिस में करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ represent time period and the vertical axis shows the numerical value corresponding to this time period, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या करता है, टाइम पीरियड को दिखाता है, वर्टिकल एक्सिस क्या दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को दिखाता है। ये जैसा कि हम लोगों ने देख लिया क्या है, मिलियंस ऑफ डॉलर, और इधर टाइम पीरियड को शो करा गया है।
थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही, फिर मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ।